गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम जो पूर्व में हमने सुरक्षा परिषद के बारे में पढ़ा है, जो कि यूएनओ का एक अति महत्वपूर्ण अंग है, उसमें हमने सुरक्षा परिषद में जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनको प्राप्त वीटो के बारे में बात की थी, परंतु विस्तार से उस क्लास में हम उस पर चर्चा नहीं कर पाए थे। तो उसी कंटिन्यूशन में आज मैं आपको इस क्लास में सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्यों को प्राप्त वीटो पावर के बारे में या निषेधाधिकार की शक्ति के बारे में बताने जा रही हूँ। उस पर हम इस क्लास में आज चर्चा करने जा रहे हैं। बच्चों, इस पर परीक्षा में प्रश्न भी आया है, कई बार प्रश्न आने की संभावना भी रहती है कि सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्यों को ये निषेधाधिकार की शक्ति दी गई है, क्या यह उचित है या अनुचित है। तो आपको इसके पक्ष में और इसके विपक्ष में यानी इसकी आलोचना करनी होती है। और उसी प्रश्न के संदर्भ में या उसी प्रश्न के उत्तर के रूप में आज हम अपनी इस क्लास में निषेधाधिकार की शक्ति के पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि निषेधाधिकार है क्या। पूर्व में हमने पढ़ा है कि सुरक्षा परिषद का गठन 15 सदस्यों से हुआ है, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी हैं। जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं, क्योंकि बच्चों इस पर भी 2 नंबर का सवाल आता है कई बार कि सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के नाम लिखिए। तो आप ध्यान से सुनें कि सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं: अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस। इन 5 स्थायी सदस्यों को सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार की शक्ति या वीटो की पावर दी गई है यूएनओ के चार्टर में। अब निषेधाधिकार है क्या बच्चों? तो निषेधाधिकार से अभिप्राय है कि जब भी सुरक्षा परिषद में महत्वपूर्ण निर्णय किए जाएंगे तो उस पर इन 5 स्थायी सदस्यों की सहमति अनिवार्य होगी। यदि इन 5 में से एक भी सदस्य नकारात्मक वोट करता है या असहमति जताता है तो उस महत्वपूर्ण विवाद पर, विषय पर, समस्या पर किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं हो पाएगा या निर्णय नहीं लिया जाएगा। तो निषेधाधिकार मतलब किसी भी निर्णय को लेने से निषेध करना। 5 स्थायी सदस्यों को प्राप्त यह शक्ति सुरक्षा परिषद में है कि 5 में से एक भी सदस्य यदि वीटो के द्वारा किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को रोक सकता है या रोकने में सक्षम है। अब बात करते हैं कि निषेधाधिकार की सिर्फ सिंगल पावर ही प्राप्त नहीं है, वरन इन 5 स्थायी सदस्यों द्वारा दोहरे निषेधाधिकार का भी प्रयोग किया जा रहा है। कैसे बच्चों? कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में प्रक्रिया संबंधी और महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित मामले में भेद किया गया है, परंतु चार्टर में इसकी कोई स्पष्ट व्याख्या या परिभाषा नहीं दी गई है। ऐसे में प्रक्रिया संबंधी मामलों के अतिरिक्त किसी भी विषय में निर्णय के समय ये महाशक्तियाँ हैं या ये स्थायी सदस्य हैं, ये नकारात्मक मत प्रदान कर सकते हैं, यानी कि वीटो कर सकते हैं और परिषद के निर्णय को रोक सकते हैं या परिषद को निर्णय लेने से रोका जा सकता है। तो यह तो हुई उनकी पहली वीटो की शक्ति। अब दूसरे वीटो का प्रश्न, यानी दूसरा वीटो कैसे प्रयोग में करते हैं कि सुरक्षा परिषद को ही यह तय करना होता है कि कोई विषय प्रक्रिया संबंधी है या नहीं है, यानी विषय प्रक्रिया संबंधी है या महत्वपूर्ण है, इसका निर्धारण भी सुरक्षा परिषद में ही किया जाता है।
और इसके लिए 9 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है, और जिसमें भी उन 5 स्थायी सदस्यों की सहमति भी शामिल होती है। यानी 5 स्थायी सदस्यों की सहमति के साथ 4 अन्य अस्थायी सदस्यों की सहमति ही यह निर्धारित करती है कि कोई प्रश्न प्रक्रिया संबंधी है या नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रश्न के निर्धारण में भी स्थायी सदस्यों द्वारा दूसरे वीटो का प्रयोग किया जा सकता है, या दूसरे वीटो का प्रयोग वो करते हैं। इस प्रकार इन स्थायी सदस्यों को सुरक्षा परिषद में दोहरा निषेधाधिकार प्राप्त कर लिया है या मिला हुआ है। अब बात करते हैं बच्चों कि जो निषेधाधिकार की शक्ति इन 5 शक्तियों को दी गई है, क्या यह सही है, उचित है, क्या यह न्यायपूर्ण है दूसरे देशों के साथ। तो इसको हम पहले इसकी आलोचना करेंगे कि यह शक्ति जो दी गई है यह किसी भी तरह से उचित नहीं कही जा सकती है। तो निम्नांकित बिंदु में हम अब इसकी आलोचना या इसके विपक्ष में तर्क दे सकते हैं बच्चों, क्योंकि इस वीटो पावर के कारण ही हमने देखा है कि संयुक्त राष्ट्र अपने कई महत्वपूर्ण कार्रवाइयों को करने में असफल रहा है। इजराइल सरकार के पक्ष में जो अमेरिका द्वारा बार बार वीटो का इस्तेमाल किया गया है, उससे इजराइल की समस्या का समाधान करने में भी संयुक्त राष्ट्र असमर्थ या असफल रहा है। और यह तो एक उदाहरण है बच्चों, कई समस्याएं ऐसी थी जबकि वीटो के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ सफलतापूर्वक कार्रवाइयाँ नहीं कर पाया है। तो इसकी आलोचना में हम निम्नांकित बिंदु देख सकते हैं, या निम्नांकित बिंदुओं में हम इस निषेधाधिकार की शक्ति की पावर की आलोचना कर सकते हैं कि पहली तो यह है कि इस पावर के कारण सुरक्षा परिषद में बड़े राष्ट्रों का आधिपत्य सा हो गया है। पूरी तरह से सिर्फ ये 5 राष्ट्र ही सुरक्षा परिषद को चला रहे हैं, अस्थायी राष्ट्रों की कोई महत्व या भूमिका ही नहीं रह गई है। और आप देख सकते हो कि वो 10 अस्थायी है और ये 5 स्थायी है, अर्थात यहाँ पर पूरी तरह से बहुमत की उपेक्षा हो रही है इस वीटो पावर के कारण। दूसरी आलोचना यह कहकर कर सकते हैं हम बच्चों कि वीटो के प्रयोग सुरक्षा परिषद का कोई भी स्थायी सदस्य वीटो का प्रयोग करके सुरक्षा परिषद का कोई भी स्थायी सदस्य यूएनओ की किसी भी कार्रवाई को विफल कर सकता है, और जो कि संपूर्ण विश्व के लिए, संपूर्ण विश्व की शांति और व्यवस्था के लिए, सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, उसको विफल कर सकता है। और ऐसा करके वह विश्व लोकमत की भी उपेक्षा करता है। तीसरी आलोचना करते हुए हम यह कह सकते हैं कि वीटो महाशक्तियों की निरंकुशता और स्वच्छंदता का परिणाम है। इससे महाशक्तियों ने अपनी शक्ति के बल पर अन्य सदस्यों पर लाद दिया है। महाशक्तियों की जो यह वीटो की पावर है, यह पूरी तरह से उनको निरंकुश बनाने वाली है, और इसके कारण ही महाशक्तियाँ जो अन्य सदस्य है यूएनओ के, उन पर हावी रहती है। अगली आलोचना करते हुए ये कह सकते हैं कि अक्सर वीटो के दुरुपयोग के कारण सुरक्षा परिषद शांति और व्यवस्था बनाए रखने का जो उत्तरदायित्व, जो अहम उत्तरदायित्व उसको दिया गया है, उसको निभाने में असमर्थ हो जाती है, असफल हो जाती है। अगली जो आलोचना हम यह कहकर भी कर सकते हैं कि इस वीटो पावर के कारण एक जो सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की गई थी यूएनओ के तहत, वो भी नष्ट हो रही है या ख़त्म हो रही है। और इसी का परिणाम है कि विश्व में सैनिक संधियों की बाढ़ आ गई है, क्योंकि सभी राष्ट्र कहीं न कहीं किसी सैनिक संधि से जुड़कर अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर रहे हैं। इस प्रकार बच्चों, वीटो की पावर के कारण आप कह सकते हो कि पूरी तरह से यूएनओ अपनी जो भूमिका उसको निभानी चाहिए, उसको निभाने में समर्थ नहीं हो पाता है या नहीं दिख रहा है। अब हम बात करते हैं इसके पक्ष में, यानी
सुरक्षा परिषद में पांचों स्थायी सदस्यों को जो ये वीटो पावर दी गई है, जो ये निषेधाधिकार की शक्ति दी गई है, वो पूरी तरह से अनुचित है या अन्यायपूर्ण है, ऐसा नहीं है। तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही यूएनओ के निर्माताओं ने इस प्रकार का कोई निर्णय लिया होगा। तो इसके पक्ष में जो तर्क है वो इस प्रकार से दे सकते हैं बच्चों कि संयुक्त राष्ट्र की सफलता के लिए यह आवश्यक था कि शांति और सुरक्षा की स्थापना महाशक्तियों के पारस्परिक सहयोग के बिना संभव नहीं थी। जब अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना का प्रश्न उठता है बच्चों, तो इन महाशक्तियों के सहायता और सहयोग के बिना वो बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाता। ऐसे में इनको यह शक्ति देना आवश्यक हो गया था। अगला समर्थन या पक्ष में तर्क यह दिया गया है कि वीटो पावर का प्रयोग कई बार हम देखते हैं कि ये जो महाशक्तियाँ हैं, ये इस वीटो पावर के कारण ही किसी भी निर्णय पर तत्काल नहीं पहुंचती, वरन व्यापक विचार विमर्श के बाद, विस्तार से विश्लेषण के बाद ही किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंचती है। और वहाँ पर यदि आवश्यक होता है और लगता है उनको कि वीटो के द्वारा किसी अनहोनी को रोका जा सकता है, तो वही वो वीटो का प्रयोग करते हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि बहुत सोच विचार कर और पूर्ण जिम्मेदारी के साथ ही ये पांचों स्थायी सदस्य कोई भी निर्णय इस वीटो पावर के कारण ही लेने में सफल हो पाते हैं। अगली जो पक्ष में इसके यह हम तर्क दे सकते हैं या यह कहकर इसका समर्थन कर सकते हैं कि कई बार अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण हल में यह वीटो का पावर वरदान साबित हुआ है, अच्छा साबित हुआ है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान की इशू उठने पर सोवियत संघ द्वारा जब बार बार वीटो का प्रयोग करते हुए इस समस्या को अधिक बढ़ने से रोक दिया गया है। इसको ज़्यादा तूल अमेरिका और ब्रिटेन ने जो देने की कोशिश थी उसको असफल कर दिया है। अगला जो एक अहम हम समर्थन या पक्ष में तर्क दे सकते हैं बच्चों, वो यह है कि यह पावर जो है वीटो की, यह एक तरह से महाशक्तियों के बीच शक्ति संतुलन का भी काम कर रही है। यानी कोई भी महाशक्ति सिर्फ अपने हितों या अपने स्वार्थों को ध्यान में रखते हुए यूएनओ के मंच का उपभोग या उपयोग नहीं कर पाए। कहीं पर भी जब ये देखा जाता है कि कुछ महाशक्तियाँ मिलकर विश्व पर अपनी निरंकुशता, अपना प्रभाव और दबाव बढ़ाना चाहती है किसी भी मसले के संदर्भ में, तो यही पावर है, यह वीटो की पावर ही है जो उन महाशक्तियों को ऐसा करने से रोकती है। तो आप कह सकते हो कि यह शक्ति महाशक्तियों के बीच में एक दूसरे की शक्ति की जो निरंकुशता है उसको भी संतुलित करने का काम कर रही है। इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि वीटो की यह पावर है, यह कई बार इसके दुरुपयोग होने के कारण आलोचना का कारण बनी है, परंतु कई बार देखा गया है कि शक्ति के कारण ही सुरक्षा परिषद के निर्णय अधिक प्रभावी रूप से लिए गए हैं, पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। हाँ, कई बार महाशक्तियों ने अपनी मनमानी की है इसके प्रयोग में, परंतु यह कहना बिल्कुल ही उचित नहीं होगा कि यह पावर पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे के रूप में ही महाशक्तियों द्वारा प्रयोग में लाई गई हैं। और फिर 3 नवंबर 1950 को जो महासभा के लिए शांति एकता प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, शांति के लिए एकता प्रस्ताव, उसके द्वारा भी अब सुरक्षा परिषद में इन पांचों स्थायी सदस्यों की जो ये वीटो पावर है उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं रह गया है। पूर्व में हमने ये पढ़ा है कि इस प्रस्ताव में क्या था। पुनः मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि 3 नवंबर 1950 को महासभा में जो शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित हुआ था बच्चों, उसके तहत यदि कोई समस्या, कोई मसला, कोई विवाद जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंधित है से संबंध रख रहा है, वो यदि सुरक्षा परिषद में हल नहीं किया जा रहा है इस वीटो पावर के कारण ही,
कि बार बार वीटो के प्रयोग के कारण उस विवाद पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जा रहा है, तो उसको शांति के लिए एकता प्रस्ताव के तहत महासभा को उस विवाद को सौंप दिया जाता है और महासभा उस पर निर्णय लेने के लिए में समर्थ हो जाती है। तो इस प्रकार इस प्रस्ताव के द्वारा भी हम कह सकते हैं कि महाशक्तियों की जो ये वीटो पावर की दादागिरी है उसमें कमी आई है। अब बात करते हैं बच्चों कि ये वीटो पावर अच्छी भी है और बुरी भी है, यह हमने चर्चा कर ली है। अब हम करते हैं कि इसको और अधिक प्रभावी या और अधिक महत्वपूर्ण कैसे बनाया जाए या इसको कैसे सुधारा जाए कि इसको यह अधिक उपयोगी बन जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए अधिक लाभकारी बन जाए यह पावर। तो इसके लिए हम कुछ सुधार या कुछ सुझाव दे सकते हैं बच्चों कि पहला तो है कि सब तरह के निर्णयों के लिए 15 में से 9 सदस्य पर्याप्त माने जाएं। सभी तरह के निर्णयों में 15 में से 9 सदस्यों की सहमति को अनिवार्य बना दिया जाए, वो कोई से भी 9 हो सकते हैं। दूसरा है कि जो प्रक्रिया संबंधी विषय हैं उनका जो निर्णय है वो साधारण बहुमत से हो जाए, कोई भी साधारण बहुमत उस पर मिल जाए तो उस पर उन पर निर्णय हो जाए। साथ ही जो सुरक्षा संबंधी मामले हैं उन पर 2/3 बहुमत की अनिवार्यता ही पर्याप्त कर ली जाए, चाहे वो स्थायी सदस्य उसमें शामिल है या नहीं है। अगला सुझाव हम ये दे सकते हैं कि जब किसी भी देश के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई का निर्णय किया जाए, वीटो का प्रयोग केवल उसी वक्त किया जाए, हर समस्या पर इसका प्रयोग रोका जाए। जैसे नए सदस्यों को बनाना है या महासचिव की नियुक्ति है आदि पर वीटो के प्रयोग को न किया जाए या इनको वीटो के प्रयोग से हटाया जाए, यहाँ से वीटो का प्रयोग हटाया जाए। साथ ही हम कह सकते हैं कि वीटो के जो प्रयोग है वो मौलिक जो निश्चय होते हैं यानी मौलिक जो निर्णय होते हैं उन पर जब जब नकारात्मक कोई वोट दे तभी उसको वीटो का पावर का प्रयोग माना जाए, न कि किसी स्थायी सदस्य की अनुपस्थिति को ही उसको वीटो करने को मान लिया जाए। तो इस प्रकार बच्चों यह उपरोक्त सुधारों के साथ वीटो की पावर को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। एक सुझाव हम ये भी दे सकते हैं कि यदि स्थायी सदस्यों की संख्या में विस्तार हो जाए या बढ़ोतरी हो जाए तो हो सकता है जो सदस्य देश शामिल हो रहे हैं वो अधिक शांति प्रिय हों, विश्व में अधिक व्यवस्था, सुरक्षा और शांति की स्थापना चाहने वाले हों। ऐसे में उनका भी भूमिका रहेगी इस पावर की जो दादागिरी है उसको कम करने में। तो उपरोक्त सुधारों के बाद अब हम बात करते हैं महासभा और सुरक्षा परिषद के बीच जो पारस्परिक संबंध हैं उन पर। तो उन पर मैं इतना ही बताना चाहूँगी बच्चों कि पूर्व में भी हम दोनों के संगठनों के बारे में पढ़े हैं कि इनका गठन कैसे होता है। तो मुख्य रूप से जो इनके पारस्परिक संबंध है वो 2 प्रकार या 3 प्रकार से हम डिस्कस कर सकते हैं। कि पहला तो है निर्वाचन संबंधी, कि ये दोनों मिलकर नए सदस्यों का निर्वाचन, निलंबन या उनको निकालने का काम करती है यूएनओ से, उनको सदस्यता समाप्त करने का काम दोनों संगठन मिलकर करते हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का जो निर्वाचन है वो भी दोनों साथ मिलकर करते हैं। इसके अलावा सुरक्षा परिषद अपनी जितनी भी रिपोर्टें हैं वो भी महासभा को ही भेजती है, जिन पर महासभा विचार विमर्श करती है। और सुरक्षा परिषद के बजट के निर्माण का काम भी महासभा द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार इन दोनों अंगों के बीच पारस्परिक संबंध या तारतम्य या समन्वय बना रहता है। और बच्चों यदि संयुक्त राष्ट्र संघ को सफलतापूर्वक अपनी भूमिका निभानी है विश्व में, तो इन दोनों अंगों के तारतम्य की, समन्वय की, सामंजस्य की बहुत ही अधिक आवश्यकता है। जब ये दोनों अंग पारस्परिक संबंधों का निर्वाह अच्छी तरह से करेंगे, अच्छी हार्मनी के साथ करेंगे,
तभी यूएनओ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी वह भूमिका निभाने में सफल हो पाएगा जिसके लिए कि उसका निर्माण किया गया है। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने सुरक्षा परिषद में जो निषेधाधिकार है उस पर चर्चा की है विस्तार से। अब आगे की क्लास में हम जो इस यूएनओ के बाकी बचे अंग हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू बच्चों।